नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 46वीं बीपीएससी जो कि 2004 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसके 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को करेंगे। उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो वर्तमान महत्व के नहीं हैं। तो 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 केजी है, 7100 केजी पर मीटर क्यूब है, और दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 8900 केजी पर मीटर क्यूब है। इसे मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या है? इसमें तीन मटेरियल है। एगो जस्ते का आयतन भाग 7100 केजी और दूगो तांबा वाला आयतन भाग 8900 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तीनों को मिलाकर इसका जो है एवरेज निकालना है। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो 7100 और इक्वल टू 8900 गुने 2 इक्वल टू हो गया 17800। तो टोटल हो गया 24900। 24900 में 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8300 किलोमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 8300 किलोमीटर क्यूब, यानी कि आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि एल्कोहलिक खमीर इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका आखिरी उत्पाद जो होता है वो एथाइल अल्कोहल होता है। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद तुझा बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को जो है कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। तो यह इसलिए नहीं रखा जाता है कि जो कांच के बोतल में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, इससे ये प्रतिक्रिया करने लगता है, और इस प्रतिक्रिया करने के कारण जो है यह कांच के बोतले को गला देता है। तो इसी कारण जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है जो हरा कलर का दिखता है। तो ये कौन सा वह धातु है? तो वो धातु है तांबा। इसका आंसर ए होगा। तांबा को जो है अधिक समय तक आर्द्र वायु में हम खुला छोड़ देंगे तो उस पर हरे वर्ण की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत निर्मित हो जाती है, जो कि तांबा को बाहर से पूर्णतः ढक लेती है। सामान्यतः जो है तांबा लाल भूरे रंग का होता है। तो ये जो है ये जो कारनामा जिस धातु के साथ होता है उस धातु का नाम है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन कर रहा है कि कच्चे फलों को, आम वगैरह को, केला वगैरह को सीजन में पकाया जाता है। तो इसको जो जिस गैस से पकाया जाता है, तो पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उस गैस का नाम है एथिलीन। इसका आंसर डी होगा। एथिलीन जो है कोल एवं पेट्रोलियम गैस के साथ पाया जाता है। तो ये एथिलीन पाया कहाँ जाता है? कोल एवं पेट्रोलियम गैस के साथ। और एथिलीन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है। एथिलीन जो है बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है, और इस गैस का उपयोग मुख्यतः जो है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो विस्फोटक या नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। तो इसका आंसर डी होगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगीन और तेलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। यह सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। तो ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव पर, मैंने जिस पर कलर चढ़ाना है उसको ऋण ध्रुव, और शुद्ध जस्ते यानी जिस जस्ते को उस बर्तन पर चढ़ाना है उसको धन ध्रुव पर रखा जाता है, और तब जो है यह प्रक्रिया की जाती है। तो जिस बर्तन पर जस्ते का लेपन किया जाता है उसे रखा जाता है किस पर? कैथोड पर, यानी कि ऋण ध्रुव पर, और जिसे लेपन करना है जस्ता उसे एनोड यानी कि ध्रुव बनाया जाता है। और विद्युत प्रवाहित करने पर जो है कौन से प्रोसेस होती है? विद्युत विच्छेदक क्रिया। इसके फलस्वरूप जो है जस्ता कहाँ जमा हो जाएगा? कैथोड पर,
यानी कि जिस पर लेपन करना है उस पर जमा हो जाएगा और उस पर परत चढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती। तो इसमें वायु में हीलियम भी होती है, आर्गन भी होती है और जीनोन है, ये सिमोन नहीं है, जीनोन है, ये भी होती है। कौन सी गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती। तो नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन है। रेडॉन जो है यह सक्रिय तत्व है और अतः यह जो है परमानेंट नहीं होता और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो ये कौन है? ये रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से हम पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चेंजिंग आएगा सिर्फ उसके भार में। भार में क्यों चेंजिंग आएगा? तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जो लगता है बल, उसके कारण जो है उसका भार जो है, गुरुत्वाकर्षण जितना बल लगता है उतना उसका भार कहलाता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता परंतु उसका भार बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है कि उसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी पृथ्वी पर जो है भार जो है 60 kg है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 60/6 यानी कि कितना होगा? 10 kg हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 है। ठीक है मित्रों। पृथ्वी के ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जो है सबसे कम होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ध्रुव पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार कौन सा भार लग रहा है। तो लिफ्ट के फर्श पर जो भार लगेगा वह लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यानी कि लिफ्ट पर जो भार लगेगा वह क्या होगा? शून्य होगा। तो लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति के भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा? शून्य होगा। इतना मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से अगर नीचे आ रही है तो उस व्यक्ति का भार क्या होगा? शून्य होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ लगता है। जब नीचे की ओर आती है तो घटा हुआ लगता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। तो पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है और यही जो है भारहीनता की स्थिति है। और यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति जो है लिफ्ट के ऊपर जाके लग जाएगा। लिफ्ट के कहाँ लग जाएगा? ये ऊपर जाके छत से उसके लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो भारतीय संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ था ये 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। यही वह मनहूस दिन था जब भारतीय संसद पर हमला हुआ था। तो ये जो तारीख था ये 13 दिसंबर 2001 था। इस हमले की साजिश में 3 गो अभियुक्त थे, जैसे मोहम्मद के मोहम्मद अफजल व शौकत हुसैन गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय के निलंबित प्राध्यापक सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। तो 3 अभियुक्त थे, इस तीनों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। तो भारतीय संसद पर जो है हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर आतंकवादी हमला हुआ। तो ये भवन था पेंटागन। तो 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंटागन, सेना मुख्यालय वाशिंगटन एवं न्यूयॉर्क के WTO पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 3000 लोग मारे गए थे। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये हुआ था 2003 में।
1 फरवरी 2003 को दुर्घटना हुई। यह यान पृथ्वी पर वापस लौटते समय टेक्सास प्रांत में जो है टुकड़े टुकड़े हो गया और इस दुर्घटना के कारण फोम के टुकड़े का डैने से टकराना था। इस यान में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी थी, जिनकी मृत्यु हो गई। यह यान अंतरिक्ष में 16 दिन तक रहा था। कितने दिन तक रहा था? 16 दिन तक। यह जो है टेक्सास के नज़दीक टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त जो है 2003 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। कह रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो ये सभी के लिए है, सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। तो इसका आंसर डी होगा। थोड़ा बिहार के बारे में जानिए। बिहार इन 3 धर्मों का केंद्र रहा है। सिख धर्म के गुरु नानक जी तथा श्री तेग बहादुर ने बिहार की यात्रा की। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप और निर्वाण जो है पावापुरी में हुआ। बिहार में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ। इसके अलावा जो है इस्लाम, हिंदू, ईसाई, इस सभी धर्मों का जो है केंद्र रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बिहार जो है सभी धर्मावलंबियों के लिए केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से पृथक हुआ और इसकी राजधानी रांची बनाई गई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पेंटिंग कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग्स जो है मधुबनी पेंटिंग है, विद्यापाल युग की चित्रकला, पटना कलम शैली, मंजूषा शैली तथा मिथिला या मधुबनी चित्रकला, ये सब बिहार की कला है। मिथिला के स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं द्वारा स्थानीय परंपराओं, जादू टोना, विवाह संस्कार आदि से प्रभावित जो चित्र घर की दीवारों पर निर्मित किए गए, यह उत्तर मुगल काल में बहुत विकसित हुए और वर्तमान में यह मधुबनी चित्रकला के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या, तो 2001 में यानी कि आज से 19 साल पहले, 20 साल पहले कह सकते हैं, 2001 की जनगणना जो थी लगभग 83 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 30 लाख के करीब थी 2001 में। लेकिन 2011 में बात करेंगे तो 10 करोड़ 38 लाख 4,637 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 38 लाख 4,637 है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्य है 243। झारखंड को अलग हो जाने के बाद बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 242 रह गई और एक सदस्य एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो अब ये संख्या कितनी है? 243। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसमें सम्मिलित नहीं होगा पूर्वी गंगा का मैदान। बाकी जो है भौतिक में ये छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी गंगा मैदान और उत्तरी गंगा मैदान शामिल होंगे। तो इसका आंसर डी होगा। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर की शिवालिक श्रेणी और तराई प्रदेश, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जो छोटा नागपुर पठार का भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? यानी पूछ रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में ऐसी कौन सी नदियाँ है जो उत्तर की ओर से यानी कि हिमालय साइड से आकर मिलती है? तो घाघरा भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, पुनपुन नहीं मिलती है तो ये गलत हो गया। कोसी भी मिलती है, महानंदा भी मिलती है, कर्मनाशा नहीं मिलती है तो ये गलत हो गया। कोसी मिलती है, उत्तरी कोयल मिलती है, सोन नहीं मिलती है तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर सी होगा, गंडक, कमला और बागमती। गंडक सरयू यानी उसका ही नाम घाघरा है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ये जो है गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। वहीं दक्षिण से बात करें गंगा में मिलने वाली सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, ये सब दक्षिण से आकर जो है गंगा में मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। तो बिहार में तराई मिट्टी के दक्षिण में बांगर मिट्टी का क्षेत्र है। तराई मिट्टी और उसके नीचे साइड में यानी कि दक्षिण साइड में बांगर मिट्टी है, जिसका विस्तार दक्षिण पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण इत्यादि में है। इसे बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल सुंदरी मिट्टी, क्योंकि यह बांगर मृदा का ही एक रूप है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं और इसे कैवाल मृदा भी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, बांगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 43, खनिज है और प्राप्ति स्थान। खनिज और वो कहाँ मिलते हैं, इसको मिलाना है। तो अभ्रक जो है गया में पाए जाते हैं, तो इसका 2 होगा। स्वर्ण मुंगेर में। डोलामाइट, तो डोलामाइट जो है रोहतास में, और पेट्रोलियम जो है ये किशनगंज में। तो अभ्रक जो है बिहार के गया, नवादा, भागलपुर क्षेत्र में पाया जाता है। सोना जो है मुंगेर के पास प्राप्त हुआ है, और डोलामाइट जो है ये रोहतास में, और पेट्रोलियम जो है किशनगंज क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उद्योग है और नगर है। कौन से उद्योग किस नगर के हैं, ये बताना है। तो कागज एवं लुगदी ये डालमिया नगर सही है। सिगरेट दिलावरपुर ये भी सही है। प्लाईवुड हाजीपुर ये भी सही है, और जूट पूर्णिया ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं। कागज लुगदी ये डालमिया नगर और समस्तीपुर। सिगरेट दिलावरपुर मुंगेर। प्लाईवुड हाजीपुर, और जूट जो है पूर्णिया, कटिहार और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 145, तो वर्ष 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। यानी जिलों की जनसंख्या को देखना है और उसका अवरोही क्रम देखना है। तो ये है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ये हो गया 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार पटना सबसे आगे, 47 लाख लगभग जनसंख्या। पूर्वी चंपारण 39 लाख, मुजफ्फरपुर 37 लाख, और मधुबनी 35 लाख। ये 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार। जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो सबसे आगे पटना 47 से अब 57 लाख पे आ गया। उसके बाद पूर्वी चंपारण जो कि 39 लाख पर था, अब 50 लाख पर चला गया। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर जो है 37 लाख पर था, अब 47 लाख पर चला गया। और मधुबनी की बात करें तो ये 35 लाख पर था, अब 44 लाख पर चला गया। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार भी जो है ये सही क्रम में है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है बिहार का स्थान 12वां राज्य है ये, तो इसका आंसर सी होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 कि किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो वो देश है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है तीसरा। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था 2001 में। तो 2001 में था ये 33.1%। तो साक्षरता दर देखिए, कुल साक्षरता 2001 में था 47%, जबकि 2011 में ये बढ़कर हुआ 63.82%। 2001 में पुरुष की साक्षरता दर थी 59.68%,
जबकि 2011 में पुरुष की साक्षरता दर बढ़कर हुई 73.39%। 2001 में महिला साक्षरता दर थी 33.12%, जो कि 2011 में बढ़कर हो गया 53.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। तो इसी प्रकार जो है 46वां जो कि 2004 में पूछे गए क्वेश्चन थे, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में 47वें बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।